तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सारे मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। कुरुक्षेत्र की शुरुआत करते हुए संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। जफर सरेशवाला साहब हमारे साथ हैं, पूर्व चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के। स्वागत है सर आपका भी। मौलाना हाजी खान साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। तौसीफ खान हमारे साथ हैं जो तबलीग से जुड़े हुए हैं, तबलीग जमात की बात करेंगे। और प्रोफेसर संगीत रागी जो आरएसएस से जुड़े हैं वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। 3 खबरें हैं पात्रा साहब और सवाल एक है। खबरें ये हैं कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया कि हमने कोरोना के ग्राफ को झुकाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। हमारे मामले जो पहले लगभग 6 दिन में दुगने होते थे वो अब 3 दिन में दुगने होते हैं। तो यानी हम कोरोना को तो काबू में कर रहे हैं। दूसरी खबर यह आई कि देश के बड़े बड़े राज्यों में 60% से लेकर 90% तक मामले जो हैं वो तबलीगी जमात से सीधे जुड़े हुए मिले हैं। और तीसरी सबसे चौंकाने वाली बात आज की कि यूपी की पुलिस को आज तक लॉकडाउन के लगभग 4 हफ्ते बाद भी ये चेतावनी देनी पड़ रही है कि जमात से जुड़े लोग जो कहीं भी छुपे हुए हैं, किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, वो बाहर आ जाए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। हम कोरोना को तो हरा लेंगे, इन लोगों को बाहर कैसे निकालेंगे? हम 4 हफ्ते से इनको चेतावनी दे रहे हैं। देखिए सौरभ जी, इसी कारण से जो आपने अभी बताया, ये जो बिंदु बताई, इन्हीं बिंदुओं के कारण से तबलीगी जमात पर डिबेट करना और भी प्रासंगिक हो जाता है। क्योंकि जैसा आपने बताया, हम एक बहुत बड़ा अरसा जो होता है लॉकडाउन का वो हमने बिता दिया है। अब लगभग 1 हफ्ता शेष है। मार्च 3 को ये लॉकडाउन संपूर्ण रूप से खत्म हो रहा है, जो अभी तक का मियाद दिया गया है। मैं भविष्य का नहीं बता सकता हूं। ऐसे में तबलीगी जमात के लोग मस्जिदों में छुपे हुए हैं और वो संक्रमित हैं और अभी तक उनको पुलिस ढूंढ नहीं पाई है या वो स्वेच्छा से बाहर निकल कर नहीं आए हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे डिबेट्स और डिस्कशन के माध्यम से कोई जागरूकता फैलेगी, ये लोग निकलेंगे। वरना अगर 7 दिन के बाद ये निकलते हैं तो ढाक के 3 पाद, अर्थात इतना सब कुछ करने के बाद भी हम वहीं पहुंचेंगे जहां से हमने शुरू किया था और फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना पड़ेगा और फिर से भारतवर्ष को इस पूरे संक्रमण के दंश को दोबारा झेलना पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, जैसा कि अभी देख रहा था, तमिलनाडु में लगभग 90% जो भी केसेस आज हम देख रहे हैं वो केस तबलीगी जमात के कारण है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, इन सारे राज्यों में 90, 80%, 60%, 70% केसेस तबलीगी जमात के कारण है। इस कारण से तबलीगी जमात के लोगों को स्वेच्छा से बाहर निकलना चाहिए। मगर अभी कुछ देर पहले कुछ न्यूज चैनल्स पे एक बहुत भयावह रिपोर्ट चल रही थी। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो रिपोर्ट मिथ्या निकले, उस पर जांच हो रही है कि कुछ तबलीगी जमात के युवकों को ये बताया जा रहा है कि बदला लेना है और इस कारण से अभी छुप के रहना है, बाद में निकल करके इस संक्रमण को फैलाना है। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है क्योंकि कुछ बहुत बड़े चैनलों ने इस पर रिपोर्ट दिखाया है। ये तो बहुत ही दिल को दहला देने वाला विषय है और मैं आशा करता हूं ऐसा कुछ भी ना हो। यहां बहुत बड़े लोग बैठे हैं तबलीगी जमात के, आप लोग भी समझाइए कि इस प्रकार से बदले के भाव के साथ नहीं, एक रूहानी भाव के साथ काम करना है और हिंदुस्तान को ठीक करना है। ये जो बात आप कह रहे हैं, अगर ऐसा सच साबित हुआ, भगवान न करे, तो ये तो कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है। लेकिन जो भी वजह हो, जानबूझकर बाहर नहीं निकल रहे, डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे, कुछ दिमाग में घुसा दिया गया इसलिए बाहर नहीं निकल रहे, जो भी बात हो। लेकिन प्रोफेसर इंजीनियर साहब, सवाल यह है जो भी संबित पात्रा ने कहा, साइंटिफिक बात है। लॉकडाउन हमने इसीलिए किया है कि हम इस अवधि में जितने कोरोना के संक्रमित मामले हैं उनको ढूंढ लें, उनको उपचार कर लें, उनको आइसोलेट कर लें। आज भी पुलिस अपील ही करती दिखाई दे रही है। अपने आप आने में दिक्कत क्या है लोगों को बाहर? देखिए, आज हमारा देश बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और पूरा देश आज मिलकर, सभी लोग मिलकर, हम सब इस लॉकडाउन की पालना करने की कोशिश कर रहे हैं। और बराबर सारे संगठन और मुस्लिम संगठन भी और सब जमातें भी बार बार अपील कर रही हैं कि इस लॉकडाउन की पूरी पाबंदी हमको करना चाहिए और उसके जो भी स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश हैं उनकी पालना करनी चाहिए। बाकायदा एडवाइजरीज जारी की गई हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है। लेकिन अगर कहीं इस तरह की घटनाएं नजर आ रही हैं तो अब ये जिम्मेदारी है लोगों की कि वो इसकी पालना करें
और अगर कोई पालना नहीं करता है तो फिर जाहिर है कि कानून के मुताबिक हमको कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए पहले, और समझाने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो फिर जाहिर है कि उसकी पालना कराना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे एक बात पर जो बहुत अफसोस है और वो ये है कि हम इस बीमारी में भी हम धर्म और संगठन की बात करने लगे हैं कि फला धर्म के लोग, फला संगठन के लोग, जो भी हैं, जिस धर्म के भी हैं, जिस संगठन के भी हैं, उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरत है कि ये पूरी चुनौती हमारे देश के सामने है, इसमें इसकी पालना सबको करनी चाहिए और सबको समझाना चाहिए और सबको साथ लेकर और सबको विश्वास में लेकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आप बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है। मैं आपको इसीलिए मैं आपके साथ मतलब आपको बीच में रोकना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा कि धर्म का मामला नहीं है। मैं सहमत हूं आपसे, मैं आपसे सहमत हूं। आपने कहा संगठन का भी नाम नहीं लेना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं सर। संगठन का नाम क्यों नहीं लेना? अगर देश के 30-35% मामले एक संगठन से फैले हुए लोगों से आगे बढ़ते हुए मिल रहे हैं, यूपी के अंदर 59%, तमिलनाडु में 90%, दिल्ली में 66%, तेलंगाना में 79%, आंध्र प्रदेश में 70%, असम में 90%। ये मामले अगर तबलीगी जमात से जुड़े हैं तो तबलीगी जमात का नाम लिया जाएगा सर, क्यों नहीं लिया जाए? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप ये कैटेगराइज क्यों करना चाहते हैं? आखिर ये नौबत क्यों आई कि आप इस तरह से कैटेगरी गिनने लगे कि बीमारों में मुसलमान कौन है, मुसलमान नहीं सर, तबलीगी जमाती है, सर मुसलमान नहीं, तबलीगी जमाती, तबलीगी जमाती की जरूरत क्या है? तबलीगी जमाती ये है वो इसीलिए सर क्योंकि इस संस्था से जुड़े लोग आज तक छुप रहे हैं। हाँ, ये छुप रहे हैं इसीलिए। दूसरा ये है कि आपके चैनल ही दिखा रहे हैं कि उसी तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग जो है पाबंदी भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, जो वहां से निकल कर आए हैं वो बड़ा अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। उसी तबलीगी जमात के लोग ये काम भी कर रहे हैं। सर वो दिखाया ना, तो इसी प्रोग्राम में दिखाया भी दिखाइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप हमने जो खबर दिखाई उसकी पुष्टि कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही आंध्र प्रदेश के कडप्पा की तस्वीर दिखाई हमने। तो जब हम वो दिखाते हैं तो ये दिखाने में क्या दिक्कत है सर? आप धर्म के बात ये बिल्कुल गलत बात है सर, धर्म से नहीं जोड़ रहे, लेकिन तबलीगी जमात का नाम लिया जाएगा। एक बार संबित पात्र जवाब दे दे, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं उसके बाद। कानून संबित जी जो भी नहीं कर रहा है मौलाना सलीम करनी चाहिए, करानी चाहिए, कराई। ठीक है सलीम साहब, एक मिनट जरा सुन लीजिए उनको। देखिए, एक बात दुखद है, इतने बड़े मौलाना सलीम कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, एक बड़े मौलाना है और उन्होंने इनिशियली बड़ा अच्छा भी कहा, उन्होंने अपील भी की और लोगों से गुजारिश भी की, मगर ये इफ और बट जो अंत में लग जाता है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को बिगाड़ देता है। उन्होंने कहा धर्म के चश्मे से मत देखो, मैं भी सहमत हूं, धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और कोई धर्म के चश्मे से नहीं देख रहा है। देखिए, राज्यों में बताया जा रहा है कि इतने केसेस में इतने केसेस तबलीग जमात के हैं, मगर जो बाकी केसेस हैं, सपोज कि 2000 केसेस में से भारतवर्ष में 1000 केस तबलीगी जमात का है, जो बाकी 1000 केस बचा उसमें तो कोई सरकार नहीं बोलती है कि उसमें इतने हिंदू है और इतने मुसलमान है, कोई भी उसमें हिंदू और मुसलमान को पृथक पृथक करके नहीं देखता है। तबलीगी जमात को इसलिए एक महत्व दिया गया है, उसका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो सोर्स ऑफ इवॉल्विंग है, उस सोर्स से इंफेक्शन हुआ है, उस सोर्स से संक्रमण हुआ है। तो एक संदेश पूरे राष्ट्र में, पूरे समाज में और पूरे राज्य में जाता है कि जो लोग इस कॉन्ग्लोमरेशन में गए हुए लोगों के साथ आप मिले हैं, आप भी आइए और जांच कराइए, क्वारंटाइन होइए, वरना ये बीमारी स्प्रेड होगी। तो ये सब कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, इक्वल टू मुस्लिम्स, जैसे रामफल, आप याद करिए, एक रामफल स्वामी होते थे हरियाणा में, उनके आश्रम में पुलिस घुस गई, वहां फायरिंग इत्यादि भी हो गया। तो हमने तो नहीं कहा कि वो हिंदुओं का हो गया, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो गया। आप याद करिए, ठीक उसी प्रकार कितने राम रहीम के लिए एक बहुत बड़ा जलसा निकला था, 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसमें फायरिंग हो गई थी, तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदुओं के ऊपर फायरिंग हो गई है। अभी एक निहंग ने, किसी व्यक्ति ने एक पुलिस ऑफिसर के हाथ को काट दिया था, तो सिख समाज ने नहीं कहा,
हम सबने सिख समाज के समस्त व्यक्ति ने, हर एक सिख व्यक्ति ने उसकी भर्त्सना की, उसकी निंदा की। सिख पंजाब सरकार ने उसकी निंदा की। किसी ने नहीं कहा कि ये सिखों का मामला है या सिख धर्म से किसी ने जोड़ के नहीं देखा। तो बार बार मैं कहता हूं, तबलीगी को आप मुसलमान के साथ क्यों जोड़ते हैं? नहीं, एक तो एक सवाल ये, दूसरा ये, आज भी जो राज्य तबलीगी जमात का नाम नहीं लेते, लेकिन वो भी अपना जब डेटा बताते हैं कि हमारे राज्य में इतने मामले हो गए, तो वो सारे मामले बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये एक सोर्स से, वो एक सोर्स तबलीगी जमात ही होता है, कोई नाम ले या न ले, लेकिन वो एक सोर्स है जो बड़ा सोर्स बना हुआ है। और अब जो हुआ वो हुआ। तौसीफ खान साहब, हो गया, मान लेते हैं, चलिए 4 हफ्ते हो गए इस बात को। आज हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं कि आज भी हैरानी हुई देख करके कि पुलिस कह रही है कि लोग छुपे हुए हैं, अभी भी अपने आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए मैं तमाम चैनलों से और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं जनता से, ये देश से, आवाम से और जितने भी लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, मैं बार बार इनसे यही अपील कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को कोऑपरेट करें, अथॉरिटीज़ से कोऑपरेट करें, कोई भी ना छुपे, सामने आएँ, स्क्रीनिंग कराएं, अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये 2 चीज़ें हैं, एक मरकज़ का पैगाम है और एक आप ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी से आप समझिए। सौरभ जी, मैं यहाँ दिल्ली बैठा हूँ, मेरे मरकज़ का पैगाम ये है कि जो तबलीगी जमात से जितने भी आदमी जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें, प्रशासन के सामने आएँ, भागे नहीं, छुपे नहीं। ये बेबुनियाद ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये लाइक आ रही हैं, इनको आगे आके फेस करें। भागना और छुपना किसी चीज़ का हल नहीं है। दूसरी चीज़, एक मैं कल ही, मेरे एक मित्र हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग स्पेशल सेल में भी रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझिए, जहां आप ये चीज़ मीडिया ये चीज़ दिखा रही है, मैं उन्हीं का मैसेज दे रहा हूं, उनका बहुत ब्रीफ मैसेज है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, जनता को, आवाम को। देखिए, जब आप ये मीडिया ये चलाती है कि मौलाना साद साहब फरार हैं, मौलाना साद साहब वांटेड हैं, भगोड़े हैं, तो वहीं वो सवालिया निशान भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे वो कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। आप एक चीज समझिए कि लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच वन ऑफ दी एशियाज बेस्ट सेल है, वो एशिया का नंबर 1 सेल है। वो एक ऐसी निष्पक्ष अथॉरिटी है कि वो मीडिया नहीं देखती जी। वो जो सही है वो सही करेगी, जो गलत है वो गलत करेगी। दूसरी चीज समझिए, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। और कल ही मेरे एक केस में एक ऐसा ही से वो 302 के मर्डर केस में 160 के नोटिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं और वो रिलीज कर रही हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इतना कमजोर ना करिए मीडिया के माध्यम से। देखिए तौसीफ साहब, अभी तक तो मौलाना साद का नाम इस चर्चा में आया नहीं था, लेकिन अब आएगा। और क्योंकि आप ले आए ब्रीफ मैसेज, और मैंने आपके दोनों मैसेज सुनिए। तबलीगी जमात के से रिलेटेड आपने तबलीगी जमात के 70 से 80% केसेज आप बढ़ गए हैं। एक आप लॉजिक समझिए सौरभ जी, सुनिए आप मेरे 5 मिनट दीजिए, फिर 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं सर, आप बात कंप्लीट कीजिए। 2.5 मिनट दे दीजिए। अरे आप अपना पॉइंट तो कहिए, आपने 2 विषय उठा लिया। 70 से 80% के केसेस, 70 से 80% केसेस वो बढ़ गए हैं। वो आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनलों के माध्यम से मुझे पता लग रहा है। या कि आप लॉजिक समझिए, तबलीगी जमात के जो तबलीगी जमात से जो जुड़े हुए आदमी हैं वो सारे पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में, देश में फैले हुए हैं। हाँ। तो वो तबलीगी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है वो तबलीगी जमात की, वो आधे से ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट उनकी ही हो रही है। सर हम भी तो ये कह रहे हैं। समझिए, अरे सर एक सेकंड तौसीफ साहब, बात समझिए जरा बात समझिए जरा बात समझिए जरा। ये मामले बढ़ रहे हैं। पहली बात तो आपने स्वीकार किया कि तबलीग की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। अरे भाई, हमने कहा कि जो लोग जांच करा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। जो लोग, हमने तो वो तस्वीर दिखाई कि इलाज हुआ, ठीक भी हो गए, लेकिन जो लोग छुप रहे हैं वो क्यों छुप रहे हैं? क्यों छुप रहे हैं जो लोग छुप रहे हैं? आप अपील कर रहे हैं, मौलाना साद की अपील तो आई नहीं अभी तक चैनल के माध्यम से। मैंने नहीं कहा कि मैंने अभी तक नहीं कहा था कि मौलाना साद भगोड़े हैं, लेकिन मौलाना साद की अपील क्यों नहीं आती? पैगाम आ चुका है, तौसीफ कोऑपरेट करें। अरे सर, एक वीडियो अपील जारी करें, सामने आए, एक वीडियो अपील जारी करें, दुनिया से कहें मौलाना साद इतने बड़े आदमी हैं, कहें अपील करें कि आओ सब लोग सामने आओ, बाहर निकल कर छुपने की क्या बात है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने पेश हो रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं उनको अपने जमातियों के लिए सामने आने के लिए कह रहा हूं। वो अपने जमातियों के सामने आकर बोले ना एक बार कि भाई आओ सब लोग बाहर आओ, चलो अस्पताल चलो सब लोग। पैगाम दे दिया दुनिया को, काफी नहीं है। तो अगर उनके पैगाम के बाद भी ये हो रहा है तो फिर तो मौलाना साद साहब की बात का कितना वजन है, इस पर सवाल उठ जाएगा। संगीत रागी जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं है, मरकज से जुड़े हुए संगीत रागी, मौलाना साद साहब अकेले आदमी नहीं है। सौरभ जी, तबलीगी जमात का नाम और एक समाज के एक हिस्से का नाम लेना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि तबलीगी जमात मानव बम
जिहाद के रूप में पैदा करने की एक प्रयोगशाला है। आप सोच सकते हैं कि ये समूह आज जब टोंक में जो हमला हुआ, आप कसाई टोले के अंदर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हमला हुआ जैसे लगा कि एक बहुत प्लान्ड तरीके से हुआ। ये सिर्फ यहीं का मामला नहीं है, मुरादाबाद का मामला है। आप देखिए कि जो कोरोना होता है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है, 1+1 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं बढ़ता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसका होता है। एक आदमी से 5000 आदमी तक जाने में इसे 3 दिन लगते हैं समय। ये कोरिया के अंदर ऐसा देखने को मिला है। आज भी तबलीगी जमात के 6000, आप ही के चैनल के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करते हुए मैं बोल रहा हूं, आज के दिन भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए 6000 लोग मस्जिदों के अंदर गुप्त रूप से रह रहे हैं, छुपे हुए रह रहे हैं। तमाम चीज लोग उस पर एक पर्दा ये डालते हैं कि ये जान दे, ना समझ है। ये ना समझ नहीं है, ये मानसिकता है। जो लोग सीएए के दिन ऐसे संवेदनशील और कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर सड़कों पर आ जाते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है, और कोरोना के मामले में पिछले 1 महीने से अभियान चल रहा है, उनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल जानकारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोरोना को मुस्लिम समाज का एक हिस्सा इसे इस्लामिक बम के रूप में प्रयोग कर रहा है और जानबूझ करके इस देश में फैलाया जा रहा है। यदि तबलीग ये बहुत बड़ा आरोप है संगीत रागी साहब, ये बहुत बड़ा आरोप है जो आप लगा रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कर रहा हूं। यदि तबलीगी जमात ने समाज के साथ और देश के साथ कोऑपरेट किया होता तो आज इसकी रफ्तार नहीं इतनी बढ़ती। और कोरोना पर लगभग आप कह रहे हैं कि जो लोग छिपे हुए हैं तबलीगी जमात के, ये जानबूझ के छुपे हुए हैं, ये किसी जहालत की वजह से नहीं या जानकारी के अभाव में नहीं। जफर सरेशवाला, क्या आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं कौन क्या बोलता है उसको छोड़ दीजिए। मेरी तो शुरू से मौलाना साद साहब और जो मरकज निजामुद्दीन के जो लोग हैं उनसे बात चल रही थी। बल्कि मैं और मेरे साथ और बहुत सारे लोग जो दिल्ली में पुराने तबलीगी जिम्मेदार, इसलिए कि इनके कैलेंडर इवेंट होते हैं, मालूम था हम सबको कि 15 तारीख 12 और 15 मार्च के बीच में साउथ ईस्ट एशिया के लोग आने वाले हैं इनके यहाँ। तो हम लोगों ने उनको ये कहा था कि आप अपने सारे प्रोग्राम मौकूफ कर दें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के जो लोग आए और ऑलरेडी मलेशिया में ये फैल चुका था और उसी उनकी जो तबलीगी इज्तिमा था वहां से लोग आए थे। खैर, उसके बाद लगातार मेरी डायरेक्ट बात होती रही और मैंने ये कहा कि चलिए एक गलती हो गई, लाइन खींच लो आप। और फिर दोबारा आज भी मैं वही बात कहता हूं। मैंने ये कहा कि मौलाना साद साहब सामने आए। एक तो है कि देखिए, पुलिस के साथ वो उनका जो केस के मामले में उनके साथ जो बातचीत करते हैं वो अलग है, लेकिन तबलीग जमात एक ऑर्गेनाइजेशन के मौलाना साद साहब अमीर हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी इमारत का हक अदा करें और उन सारे लोगों को कहें। और ये मैसेज मौलाना साद साहब का अब तक नहीं आया। और मैंने कहा कि देखिए, मौलाना का जरूरी है एक तो मौलाना का सामने आ जाना और अपने लोगों को ये कहना कि पिछले 1.5 महीने में जितने लोग मरकज निजामुद्दीन में आए हैं वो सारे जहां भी हों जी, वो अपने इलाके के डॉक्टर, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, अपना इलाज कराएं, अपना टेस्ट कराएं। लेकिन कुछ इलाकों में यह 100% हुआ, जैसे बंबई में, अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर पूरा हुआ, तमिलनाडु में हुआ, मद्रास, बेंगलोर में हुआ, बहुत सारी जगहों पर, हरियाणा में अभी हमने कोशिश की, वो लगभग हो रहा है, कुछ जगहों पर नहीं हुआ। तो मेरा अभी लास्ट में मौलाना यूसुफ साहब से यह कहा कि खुदा का वास्ता मैं देता हूं, मौलाना साद साहब को कहिए वो एक अपना मैसेज जारी करें। ठीक है सर, डायरेक्टली। अब ये बात तौसीफ साहब मैं नहीं कह रहा हूं, जफर सरेशवाला कह रहे हैं, बोलिएगा इस पर। संबित पात्रा जी, क्या संबित पात्रा जी आपको किस बात पर एतराज हुआ जफर सरेशवाला का? देखिए, ये और तौसीफ खान ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या आपको बढ़ती हुई प्रतिशत बढ़ता दिखाई दे रहा है जमातियों का, इसका मतलब ये ना कि ये लोग बाहर निकल रहे हैं, उनका दावा ये है।
मुझे किसी बात पे आपत्ति नहीं है, मैं अपने विषय को रख रहा हूँ। देखिए 2-3 विषय जफर साहब मुझे कहा है कहने के लिए, मेरे ख्याल से मैं कह लूं, उसके बाद आप कह लीजिएगा तौसीफ भाई। देखिए पहली बात है, मुझे 2-3 विषय यहाँ रखना है। एक विषय, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आपने अभी और बहुत लोगों ने कहा मौलाना साहब साद एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनको बाहर आना चाहिए। हम एपोलोजेटिक बिल्कुल ना हो। मौलाना साहब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन जो फॉलो करते हैं, बड़े व्यक्ति नहीं हैं। देश गर्त में जा रहा है कोविड को लेकर, इतने हजारों हजार केस उनके कारण से फैले हैं। जो भाषण उन्होंने दिया था मरकज में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मरना ही हो कोविड के कारण तो फिर मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मरे, वो पाक होगा। उस डॉक्टर पर ही विश्वास करना जो डॉक्टर अल्लाह का खौफ खाता है, दूसरों पे विश्वास मत करना। और ये जो कोरोना वायरस है, ये मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन उनका नहीं आया, उन्होंने माफी नहीं मांगी। और मुझे माफ करिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, उस व्यक्ति को बार बार बड़ा कहना ये हमें कहीं ना कहीं बहुत एपोलोजेटिक दिखाता है। ये हम इतने एपोलोजेटिक क्यों है? वो बड़े आदमी क्यों है? हजारों लोगों के जीवन को गड्ढे में डालकर कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं हो सकता। नहीं, मुझे माफ करिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं साहब, मैं कंप्लीट कर लूं। नंबर एक देखिए आप मैं साहब कंप्लीट, मैं आपको जवाब देता हूं, मैं जवाब दूंगा। हाँ, आप जरूर जवाब दीजिएगा। नंबर 2, आप सोचिए इसी जगह पर कोई और साहब 1 मिनट में आता तो ने आप सोचिए जरा, इसी जगह पे कोई और धर्मगुरु होता तो अभी तक आप छोड़ देते? बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप कहते ये हत्यारा गुरु है, आप उसको छोड़ते ही नहीं। मतलब सारे मीडिया वाले मिलकर उस गुरु के विषय में न जाने क्या क्या, और कहना भी चाहिए। ठीक है, हजारों लोगों की जीवन जिसके, सुनिए 2 सेकंड सुन लीजिए। और एक मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे यहाँ बहुत मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, अभी चंद दिनों के बाद रमजान शुरू होने वाला है। इसमें हम आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे भाई के नाते। इस देश के बहुत बड़े ना, आप लोग कोई साधारण लोग नहीं टीवी पे बैठे, बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी सबकी मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाती है कि रमजान में तबलीगी और जो हमारे बाकी बंधु हैं, इसको बिल्कुल आपके मैसेज को घर घर तक पहुंचाना है। ठीक है सर, अभी तो एक विषय से जूझ रहे हैं, भगदड़ हो और अभी तो तबलीग के विषय से जूझ रहे हैं, पावन महीना निकल जाए। चलिए ठीक है, शॉर्ट रिप्लाई जफर सरेश वाला। राजिक खान, मैं एक मिनट मैं जवाब देना चाहता हूं। संबित पात्रा साहब, मैं अदब और एहतराम जो करता हूं ना, ये मेरे खानदान की देन है। मुझे, मैं अपने दुश्मन को भी एहतराम के साथ करता हूं। मेरा अदब और एहतराम एपोलॉजी नहीं है। आपके समाज में होगा, आपकी उसमें होगा, बिल्कुल नहीं। मैं अपने दुश्मन को भी, मैं गॉडसे को भी आज तक गाली से, और एक मिनट आप सुनिए, नहीं आप मेरी बात का जवाब सुनिए, आप सुनिए पहले। सौरभ जी ने कहा कि मौलाना साद एक बहुत बड़े आदमी है, उनसे मैं इंतजार करता हूं कि वो बाहर आके आप बोल रहे थे तो मैंने सुना। सौरभ जी ने बिल्कुल सही कहा, आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, जिसके हजारों लोग आप जब बोल रहे थे, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जफर साहब सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि वो आपकी बात पर नहीं बोल रहे थे, वो मेरी बात पर रिप्लाई कर रहे थे। एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, मेरे मिजाज में अदब और एहतराम, आसाराम बापू मैंने हमेशा कहा है, राम रहीम साहब कहा है, मेरे मिजाज में ही नहीं है। और हम लोग कोई अपोलॉजिस्ट नहीं है किसी के भी। और एक और बात मैं यहाँ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, सुनिए, कि तबलीग जमात सारे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तबलीग जमात का एक ग्रुप है मौलाना साद साहब, और वो सारे 25 करोड़ मुसलमानों को। अरे जफर साहब, ये बात तो हम सब लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर लोगों का एतराज क्यों होता है जब तबलीगी जमात का नाम लेकर बताया जाता है कि इतने मामले हो गए उनसे जुड़े हुए? लोग फिर एतराज किस बात पर करते हैं? सौरभ भाई, मैं क्लैरिफिकेशन, मुझे कोई एतराज नहीं है सौरभ। एक सेकंड जफर भाई, मैं जफर भाई की बात पे नहीं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, उनका एक तरीका है, वो कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। मैं आपकी बात पे कह रहा था सौरभ जी, क्योंकि आपने कहा, मैंने लिख लिया तुरंत, बहुत बड़े आदमी हैं और उनको कोऑपरेशन करने के लिए अपना एक भाषण रिलीज करना चाहिए। मैं आपको कह रहा था कि वो बड़े आदमी क्यों है? बिल्कुल नहीं है बड़े आदमी। चलिए ठीक है, और हमें इस बात से बचना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। हाजी खान साहब, आज की तारीख में भी जमात पर चर्चा हो रही है, आज की तारीख में भी जमातियों को बाहर निकलने के लिए अगर अपील करनी पड़ रही है, पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ रही है कि हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे, यूपी के अंदर इतने सारे मामले उनकी तरफ से आने के बावजूद, तो ये क्या बताता है? देखिए सौरभ जी, इस वक्त दुनिया बड़ी मुश्किल में है
और हमारे देश भी बड़ी मुश्किल में है और वक्त बड़ा नाजुक है। हमारे देश के लोगों को, नेताओं को, धर्मगुरुओं को और देश के पॉलिटिशियन को बड़ा सोच समझ के बात कहनी होगी, क्योंकि देश एक ऐसी महामारी से गुजर रहा है कि दुनिया में 1,30,000 लोग मर चुके हैं। ये महामारी खाली हिंदुस्तान में नहीं है। नंबर 1 कोविड-19 पैदा हुआ चाइना में, पड़ा इटली और फ्रांस में, और जवान हुआ अमेरिका और ईरान में, और भारत में आके कोविड-19 मुसलमान हो जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूं कि बीमारी है वो कहीं भी आ सकती है। अगर मरकज वालों की गलती है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि पुलिस उनसे सवाल करेगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। एक जगह लोग इकट्ठे थे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 14 तारीख को प्रोग्राम शुरू हुआ, 13 तारीख को गाइडलाइन आ सकती है होम मिनिस्ट्री की कि हमारे देश में कोविड-19 और कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। 14 को मौलाना का प्रोग्राम शुरू होता है, 15 को खत्म हो जाता है, 16 को गौमूत्र पार्टी होती है, 17 को क्या बोल रहे हैं ये? तिरुपति के मंदिर में 40,000 आदमी होते हैं, वैष्णो मद्दी में 8,500 आदमी आते हैं, और 17 फरवरी को 64,000 लोग बाहर से आते हैं। ये बीमारी हिंदुस्तान की थी, ना है ना रहेगी। अच्छा, एक बात हाजी खान साहब आपने कह दिया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कई जगहों का जिक्र किया कि वहां पर भी लोग आ रहे थे, श्रद्धालु जा रहे थे। सर एक मिनट मुझे, इसलिए इसको किसी हिंदू मुसलमान से जोड़कर, पहली बात इस विषय पर कितनी बार ये बात कही जाए कि ये मुसलमान का विषय नहीं है, मुसलमान का विषय नहीं है, तबलीगी जमात का विषय है। सब लोग कह रहे हैं। अच्छा हाजी खान, तबलीगी जमात, तबलीगी आप मुझे नहीं पता जुड़े हुए कि जमात से नहीं जुड़े हुए, क्या, एक सेकंड सुनिए, क्या तबलीगी जमात सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है? मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है। अब आप शेर पढ़ने लग गए। की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? बाहर नहीं आइए, बल्कि अरे भाई हाजी खान साहब आपने जो दलीलें दी है तो 1 महीने से सुन रहे हैं हम। लोगों को बाहर निकलने के लिए तो बोलिए, लोग क्यों नहीं निकल रहे बाहर? लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे? अभी भी आप डिफेंड करे जा रहे हैं कि जमात के लोग जहां वहां इतने तारीख को आ गए थे, इतने तारीख को ये ऑर्डर आया, इतनी तारीख को ये कहा गया। अपने को लाके अपनी मेडिकल जांच कराएं। बीमारी से, एक आदमी की बीमारी से 4 छुपे क्यों हुए हैं? होते हैं। आपका छुपने वाली इसमें बात क्या है? आपके मोहल्ले के लोग बीमार होंगे और देश के लोग बीमार होंगे। इसलिए अपने आप को आकर और मेडिकल जांच कराकर इस देश की महामारी से बचाने की हर आपकी जिम्मेदारी। संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, संगीत रागी। सौरभ जी, मुरादाबाद की जो घटना है उसकी मानसिकता को देखिए जरा सा, तब आपको पता लगेगा कि हम किन मानसिकताओं के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद में एक भाई मर जाता है, उसे गुप्त रखते हुए सीक्रेट तरीके से उसको जा करके दफन कर दिया जाता है। दूसरा भाई मरता है, उसको भी दफन करने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि हम किन से लड़ रहे हैं? हम एक ऐसे मानसिकता से लड़ रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं तबलीगी जमात मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मैं मानता हूं नहीं करता होगा, लेकिन आप ये जानिए कि किसके माथे पर यह लिखा हुआ है कि ये तबलीगी मुसलमान है या नॉन तबलीगी मुसलमान है। आप नफरत इसका आप अंदाजा आने वाले दिनों में ये सोच रहे हैं कि कोई हाजी खान साहब 1 मिनट बात सुनने दीजिए उनकी। सुन लीजिए, बात सुन के बोलिए, 1 मिनट सुन लीजिए। इसका नतीजा ये हो रहा है कि आज कोई भी लोगों में यह चर्चा चल रही है कि मुसलमानों के सैलून में मत जाओ, उनसे फल मत खरीदो, उनसे बिजनेस मत रखो। तो गलत है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन गलत है ना संगीत आगे, गलत है ना? ये भी ये गलत है ना? लेकिन क्यों हो रहा है? कोई नहीं जानता कि ये तबलीगी और नॉन तबलीगी है। कौन आकर के मरकजी आकर के कोरोना कहां फैलाएगा, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि तुम मुस्लिम मोहल्ले में से रहते हो या नॉन मुस्लिम मोहल्ले से रहते हो। लोग अपने ड्राइवरों से पूछ रहे हैं, लोग अपने मेट से पूछ रहे हैं। ये हालत किसने बनाई? ये हालत इस समाज के ही एक अंग ने बनाई है। इसलिए ये बात तो जरूर लोग कहेगा। साहब आप आज ये इसमें कोई दो राय है क्या कि मरकज के लोग जो तबलीगी लोग हैं वो जिहाद की बात करते हैं, वो मानव बंद पैदा करने की एक प्रयोगशाला है, वो तालिबानी सोच के लोग हैं, वो अलकायदा सोच पैदा करते हैं, और वो भी इसी दिल्ली में भारत सरकार। संगीत रागी साहब, अच्छा ठीक है, हाजी खान साहब और संगीत रागी जी, एक मिनट। संगीत रागी जी ने बात कही, अगर ऐसा हो रहा है तो अब ये बात जिस मंच से कहना बहुत जरूरी
जरूरी है कि इस मामले को आप एक संस्था से जुड़ा हुआ मामला माने कि एक, अरे हाजिर खान साहब एक मिनट सर, को चेक करके एक मिनट सुन लीजिए, कभी कभी काम की बात भी होनी चाहिए। कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ कोई आदमी बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं से भी आप ऐसी अफवाहें सुने, कहीं से भी आप ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड कहीं आपके पास आए, उसको इग्नोर कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए। समाज के अंदर ये जहर बिल्कुल नहीं घुलना चाहिए, मेरी अपील ये है, समाज के अंदर ये जहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने जो संगीत रागी बात करी, आपने जो बात करी, सौरभ जी जस्ट 10 सेकंड बस। हाँ, बोलिए। सौरभ जी मैं होना चाहिए, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक समीकरण के तौर पर हो रहा हूं कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो ऐसा होगा, मैं सिर्फ उसी का कह रहा हूं। कोई नहीं जानता कि ये तबलीगी से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है। यदि मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर करके इनका बराबर विरोध करती, तबलीगियों का विरोध करती, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन आज इन्हीं में से तबलीगियों के समर्थन में आकर के पैनल पर भी खड़े होते हैं और उनको तुलना कहां से करते हैं? ब्रिटेन के इस्कॉन मंदिर से करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तबलीगियों की वजह से समाज के और लोगों के ऊपर भी लोग संदेह की दृष्टि डाल रहे हैं। प्रोफेसर सलीम, एक मिनट, संगीत रागी ने जो बात कही आपने सुनी सर, उस पर आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं। हाँ, मैं देखिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हमारा पूरा देश लड़ रहा है, ये लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब हम सब देशवासी मिलकर, सब धर्मों के लोग मिलकर इस लड़ाई के खिलाफ, इस लड़ाई में शरीक हों, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे पर का सम्मान करें, एक दूसरे के बारे में विश्वास पैदा करें। मुझे अफसोस हो रहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस नाजुक वक्त में आपके चैनल पर हमारे कुछ भाई, जिनका मैं आदर करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी बेबुनियाद बातें और जो नफरत फैलाने वाली बातें, समाज को बांटने वाली बातें, देश को कमजोर करने वाली बातें, नफरत के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाली बातें आपके चैनल पर जो है इस तरह से कही जाती हैं कि वो मानव बम बने हुए हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं। ऐसी बेबुनियाद बातें यहाँ आप कर रहे हैं। ये क्या देश हित में है? ये देश विरोध में है। ये देश को कमजोर करने वाली है, इस लड़ाई को कमजोर करने वाली है। ये आप मरीज के दरमियान आप फर्क मत कीजिए। जो कानून तोड़ता है उसका धर्म मत पूछिए। आप कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, समझाइए, माहौल बनाइए। आपकी इस डिबेट के माध्यम से आप जो जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है और बन रहा है, उसे ये इस समस्या को हल करने के बजाय आप समाज में उस नफरत की चीजों को, बहुत से लोग इस पर भरोसा करेंगे जो हमारे एक साथी ने कहा कि वो मानव बम बने हुए हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं खुदा के वास्ते इस मौके पर ये आपत्ति की जो बातें हुई, जो संगीत रागी साहब ने कही, ज्यादातर बातें उन पर उन्होंने जो कोट की हैं, आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले संबित पात्रा, फिर रागी साहब मौका दूंगा आपको। देखिए, प्रोफेसर रागी कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और एक विद्वान व्यक्ति है। उन्होंने अगर सोच समझकर कुछ कहा होगा तो दो चीजें हैं, याद रखिए। एक तो हम शुतुरमुर्ग बन के अपने सर को बालू के नीचे गाड़ दें और सच्चाई को ना देखें, या सच्चाई के ऊपर एक इन्फॉर्म्ड डिबेट करें बिना किसी प्रकार के वैमनस्यता को फैलाते हुए। तो मुझे लगता है डिबेट होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इसी चैनल पे कहा गया अभी इस डिबेट में कि कोरोना का जो जन्म हुआ वो चाइना में हुआ, फिर वो पता नहीं कहां पला बढ़ा, इटली में शायद पला बढ़ा, और उसके बाद वो अमेरिका में जाके जवान हो गया, और फिर इंडिया में आके वो मुसलमान हो गया। कैसे मुसलमान हो गया भैया इंडिया में आके? ये कहां की भाषा है कि इंडिया में आके कोरोना मुसलमान हो गया? देखिए, आप याद रखिए, अभी एक इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की गई। ये जो बड़े लोग आते हैं, जो सर हाजी साहब बीच में कोई नहीं बोलता है कि आप ये एक मिनट कंप्लीट कर लें। हाजी साहब, पत्थरबाजी बंद करना पड़ेगा। हाजी साहब एक मिनट ये बोल लें, आपकी बात का जवाब दे रहे, सुनिए ना। डिबेट के बीच में पत्थरबाजी ना करें, आराम से सुन ले, उसके बाद आप बताएं। थैंक यू। देखिए, एक बात आप याद रखिए, यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर लड़े, सभी धर्म एक हो जाए। बिल्कुल सब एक है जी। कौन कह रहा है कि हम मिलकर नहीं लड़ेंगे? मगर एक विषय आप कौन थूक रहा है
नर्सों के सामने कौन अश्लील हरकत कर रहा है, कौन जाके मलमूत्र त्याग कर दे रहा है कॉरिडोर में, कौन पत्थरबाजी कर रहा है, कौन लाठियों से पीट रहा है। देखिए ये सब कुछ, एक होता है लापरवाही और एक होती है षड्यंत्र। आप अभी फॉल्स इक्विवेलेंस दे रहे हैं कि वैष्णव देवी में भी ऐसा ही हो गया। मतलब मुझे बताइए देश में कितने केसेस वैष्णव देवी के कारण से हो गया, और ये फेक न्यूज था। कोई वैष्णव देवी में इस प्रकार का, हाजी साहब आप फिर, हाजी साहब मैं पूरा कर लूं, आप एक हाजी हैं, इस प्रकार से क्या आप बोल रहे हैं बीच में? रुकिए हाजी साहब, एक बार जरा संबित जी की आवाज जाएगी, कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कर लूं। देखिए ये फॉल्स इक्विवेलेंस बिल्कुल उचित नहीं है। पहले ये बड़े लोग यहाँ टीवी पे आते हैं, फिर एक कस्टमर ये बोलते हैं हाँ हम मुरादाबाद के साथ नहीं है, ना 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 हम तो इसके साथ भी नहीं है, मगर वैष्णव देवी में भी हुआ था जी, मगर ये तो दुर्गा पूजा भी कर रहे थे, फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही हम लौटाते हैं। तो ये इक्विवेलेंस मत करिए। कोई वैष्णव देवी के कारण यहाँ फैलाव नहीं हुआ है, और ये मरकज के कारण पूरे हिंदुस्तान में एक विस्फोट हुआ है इस संक्रमण का। एक्सेप्ट करिए, और इसमें माफी मांगने से कोई बुरा नहीं होता है, माफी भी मांगना है और साइंटिफिक टेम्परामेंट से काम करना है। साउथ कोरिया में एक चर्च के कारण कितना फैल गया, चर्च का कोई दोष नहीं था, 1200 केस चर्च के कारण फैला, कोई दोष नहीं होते हुए भी चर्च के जो सबसे बड़े बिशप थे वो सामने आए और देश से हाथ जोड़ के माफी मांगी उन्होंने कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण से अगर यहाँ फैलाव हुआ है तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। नहीं, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं हाजी खान, एक बार बताइए आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि फर्ज कीजिए कि ये मामले जो है तबलीगी जमात की वजह से नहीं, सुनिए 64,000 लोग चाइना, अरे सुनिए ना, और इटली बात भारत की हो रही है। 8,000 की स्क्रीनिंग हुई, 56,000 की स्क्रीनिंग हुई, उन तक क्यों नहीं लोग पहुंच रहे? सवाल ये हो रहा है। एक मिनट सर, हाजी खान साहब, मौलाना साथ छूट जाएंगे। हाजी खान साहब, आप इस पर जाना चाहते हैं कि तबलीगी जमात के लोग को वहां किसने आने दिया, तो इसके तो आपको इतने तर्क दे दिए जाएंगे कि आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा। कितने ऑर्डर उस वक्त दिल्ली में लागू थे कि इकट्ठा नहीं होना है, कितने ऑर्डर लागू थे कि उनको सेल्फ क्वारंटाइन में खुद को रखना, उन्होंने कुछ पालन नहीं किया। परिवार को बचाने के लिए, अरे सर सुनिए, आप मेडिकल जांच कराइए, देश के सामने आइए, और अपने से लोगों आपकी अपील का असर हो जाए, बहुत बहुत अच्छी बात होगी। मेरा सवाल सुन लीजिए। अब आपको तबलीगी जमात का नाम लेने से प्रॉब्लम हो रही है, आपने कहा कि यहाँ के कोरोना मुसलमान हो गया। मुझे ये बताइए, अगर खुदा ना खास्ता हुआ नहीं है ऐसा, अगर किसी और धर्म से जुड़े धार्मिक स्थल से, किसी संस्था से, या अगर कहीं कोई कांग्रेगेशन हुआ होता, कहीं कोई उत्सव हो रहा होता, धार्मिक आयोजन हो रहा होता, वहां भीड़ होती और वहां से ये कोरोना फैल गया होता, तो आपको क्या लगता है कि उसकी चर्चा नहीं होती? क्यों नहीं होती? अरे 40% मामले, 35% मामले अगर एक जगह जमा लोगों से जुड़े होंगे तो उसकी चर्चा होगी। बीमारी है, किसी जगह भी आ सकती है। बीमारी के सोर्स की बात होगी ना, कोई जानकर बीमारी अपने यहाँ नहीं लाता। अरे भाई हम कह रहे हैं बीमारी के सोर्स पर तो जाएंगे। और 205 मुल्कों में फैली है, 38,000 लोग मर गए अमेरिका में, जो यहाँ से आए थे हमारे यहाँ। अभी माननीय राष्ट्रपति ट्रम्प जी, उनके शहर में 12-14 हजार आदमी मर चुके अब तक। तो हम इंडिया के बारे में डिस्कस करें, ये बीमारी है भाई, आपको ये मानने में क्या अरे भाई हाजी खान साहब, आप नाक बहस कर रहे हैं, अब आप केवल कुतर्क कर रहे हैं। सवाल ये है, इतने लोग इन्फेक्ट हुए एक सोर्स से, उसके बाद दूसरी बात यह कि वो लोग अभी तक छुपे हुए हैं। अरे जो लोग अभी तक छुपे हुए हैं वो क्यों छुपे हुए हैं? इसीलिए ये बहस बार बार करनी पड़ती है हमको। मर जाएंगे ये इसमें धर्म का रंग आप ढूंढ रहे हैं, कोई धर्म का रंग नहीं है इसमें। एक संस्था के जुड़े हुए लोग हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए हैं? सवाल इतना सा है। वो लोग सब बाहर आ जाए, मामला खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, कई लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर लोग सवाल उठाएंगे और जरूर उठाएंगे। पूरी दुनिया को हिला, जफर सरेश वाला, पूरी दुनिया हिली हुई है भाई। एक मिनट सौरभ जी मुझे जरूर मौका दीजिएगा। कर्म से पूरी दुनिया हिली। सौरभ मैं एक मिनट, सौरभ मैं बोलता हूं, एक मिनट। सौरभ जी, बिल्कुल हम लोग भी कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो जहां भी हैं, और अगर वो मरकज गए थे और उन्होंने अपनी जांच नहीं कराई, खुदा के वास्ते अपने आप पर रहम करो, अपनी फैमिली पर रहम करो, अपने आसपास वालों पर रहम करो और अपना टेस्ट कराओ। मुझे एक बात बहुत आखिर में ये कहनी है सौरभ, कि जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन और उसके बाद हमारी सरकार जो मेहनत कर रही है, तो काफी कामयाबी मिल रही है। यानी जो केसेस डबल हो रहे थे और जो अच्छे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं वो, और बीमार हो रहे हैं वो रेशियो कम हो रहा है। तो हम इसको शायद 1-2 महीने में पूरी तरह से हम इसको काबू पा लेंगे। लेकिन जो दो कौमों के दरमियान में अगर ये मिसट्रस्ट रहा, डिस्ट्रस्ट रहा, और टेलीविजन चैनलों पर आकर लोग इस किस्म की कम्युनल वायरस स्प्रेड करने की और एक कौम के खिलाफ
कटघरे में खड़ा करने की जो काम कर रहे हैं, ये मुल्क के बहुत बड़े दुश्मन हैं और ये मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इससे वो परेशानी आएगी सौरव कि कोरोना वायरस से तो हम बाहर निकल जाएंगे, हमारा सारा ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और सारी खत्म हो जाएगी अगर आप एक कौम को कटघरे में खड़े करेंगे। इसलिए कि तबलीग जमात ये मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक छोटी सी एक तबका है। आपको उससे क्यों आप लग पूरी रहा है कौम को जो कर रहे हो कि एक कौम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, टेलीविजन पर आकर कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्यों, आपको किस बात से ऐसा लगा? सौरभ जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। नहीं, कुछ लोग, आप नहीं कर रहे, कुछ लोग जिस तरह से बयान कर रहे हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं, मैं खाली उनको इतना कहूंगा कि आपकी ये जानकारी आप होम मिनिस्टर को जाके कहिए कि आप जो कह रहे हो ना कि ये लिविंग बॉम्ब चल रहे हैं, तो खुदा के वास्ते जाइए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कहिए, जाकर आईबी को कहिए, रॉ को कहिए। क्या रॉ और आईबी से ज्यादा जानते हैं आप? ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है कुछ लोगों का कि तबलीग जमात को लेकर एक कौम को कटघरे में खड़ा करना। अब आप उल्टे षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। संगीत रागी जी जवाब देंगे। संगीत रागी, देखिए, यदि हम जानते हैं, देखिए, जिहाद के अंदर आत्मघाती बम बनकर के काम करना कोई हमने पूरी दुनिया में देखा है। दूसरी बात, तबलीगी जमात वो संगठन है जो जिहाद के रूप में मानव बम प्रयोग करने की प्रयोगशाला है। ये तालिबान की विचारधारा को जन्म देती है, अलकायदा के विचारधारा को जन्म देती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जानबूझ करके, आप जानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव हैं और डॉक्टरों पर थूकते हैं, जानबूझ करके आप उनको दूसरों में फैलाते हैं, जानबूझ करके आप छुपे रह करके समाज के अंदर इसे ले जाते हैं। तो इसे कैसे, इस चीज को कैसे व्याख्या किया जाए? जो लोग, लेकिन रागी साहब, अभी आप जो कह रहे हैं कि अलकायदा से जुड़े हैं, कि तालिबान की, सुन लीजिए, मेरे आपको मालूम होना चाहिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर जो बातें आप कह रहे हैं सच हैं, तो फिर तो मांग ये करनी चाहिए सबसे पहले आपको कि संस्था को बैन कर दें, और ये तो पहले से बैन होनी चाहिए थी। मैं तो पहले से ही ये बोल रहा हूं कि आप अलकायदा और मुजाहिदीनों को आप दुनिया में ढूंढते रहते हैं। 70 साल में इन कांग्रेसियों देश के अंदर एक आत्मघाती बम पैदा करने वाले एक संगठन को पाल पोस करके बड़ा किया है। ये वो संगठन है जो इस्लाम को मध्ययुगीन संस्कृति में ले जाकर के पैदा करता है, जहां मंदिरों को तोड़े जाने की बात होती है, जहां मूर्तियों को तोड़े जाने की बात होती है, जहां काफिरों के खिलाफ आत्मघाती जिहाद की बात की जाती है। आप उस संगठन को आप दिल्ली में नाक के नीचे पाल करके रखते हैं और कहते हैं कि यह प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। अरे वो इंडियन मुस्लिम लीग के बारे में बंटवारा जब हुआ था, तब भी यही इस देश का एक मुसलमान कहता था वो प्रतिनिधित्व तो नहीं करता था, लेकिन उसके खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरा? आज वही हालत तबलीगियों को बचाने। तौसीफ खान जवाब देंगे इस बात का। तौसीफ खान, तबलीगियों के बारे में बार-बार इनका कहना यह है कि ये लोग जो छुपे हुए हैं तबलीग के लोग, जवाब देता हूं। एक सेकंड, इनका कहना यह है कि ये जानबूझकर कोरोना फैलाने की साजिश है, ये आरोप है इनका। और जबर सुरेश वाला जी, मेरी पहुंच ये नहीं है कि मैं आईबी और पास हो जाऊं। सुन लीजिए रागी साहब, एक मिनट, तौसीफ खान के पास जाए। तौसीफ खान बोलिए। ये 70 साल पुराना ये कांग्रेस का कह रहे थे, कांग्रेस की पाली हुई संस्था है और ये सब, ये कांग्रेस से क्या, आपके 100 साल पुरानी संस्था है, 100 साल का पुराना इतिहास है। 1926 में स्टैब्लिश हुई है, तब तो ये कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं थी, ये आजादी से पहले की संस्था है। 100 साल में तो कोई कंप्लेंट हुई नहीं, 10 दिन में ही ये संस्था तालिबानी हो गई, अलकायदा से टच हो गया। अगर ऐसा है, अगर किसी को लगता है तो इस तबके के साथ रह के देखिए, 3 दिन बिताइए, 4 दिन बिताइए, फिर इस तबके के बारे में डिसाइड करिएगा। 100 साल पुराना इतिहास है, अभी का नहीं है। मैं संबित पात्रा जी के सवाल का भी जवाब दूंगा। संबित पात्रा जी अभी कह रहे थे कि मौलाना साहब, एक मिनट, तौसीफ खान को जवाब देने दीजिए। वो रागी जी और पात्रा जी दोनों आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। एक नहीं देंगे तो फिर कैसे? एक मिनट सुन लीजिए रागी साहब, रागी साहब एक मिनट प्लीज बोलिए। तौसीफ बोलिए। हाँ, तो ये देखिए, आप मरकज का 100 साल का पुराना इतिहास है और इवन 1984 में भी FBI भी आई है, CIA भी आई है, IB भी आई है, क्लीन चिट दी है, वो भी रह के गए हैं। आपसे पहले भी बहुत सरकारें आई हैं जो कि इनमें तो ऐसा क्या होता है कि संस्था की इतनी जांच होती है और क्लीन चिट देनी पड़ जाती है? रहा है मरकज, ऐसा क्यों होता है कि जांचें क्लीन चिट की नौबत क्यों आती है? तो आप इन्वेस्टिगेशन देखिए, मीडिया, हाँ
ये क्लीन चिट देने की नौबत क्यों आती है? किस विषय में क्लीन चिट देनी पड़ती है? 100 साल में तो कोई कंप्लेंट आई नहीं। एक ही आपने एक एफआईआर में ही उसको तालिबान से जोड़ दिया, उसको अलकायदा से जोड़ दिया, संगठन बता दिया। ठीक है, ये बात खत्म। एक संबित पात्रा जी अभी कह रहे थे कि हु इज मौलाना साद। हाँ, मौलाना साद कौन है? देखिए, मौलाना साद साहब कोई भी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है जितनी, बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ संबित जी, बहुत धन्यवाद। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल इतने बड़े। हाँ, मौलाना साद साहब इतने बड़े आदमी नहीं है, वो भी उम्मत है, हम भी उम्मत है, जफर सरेश वाला भी, हम भी उम्मती है। तो कोई वो इतने बड़े, इतना हाइप ना दे मीडिया मौलाना साद साहब को। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, अभी ये जो आप देखिए मरकज का, आप एक समझिए सौरभ जी, अब आप बोलने देंगे तो सुनिए ना, सुनने में देखो, आपको सुनने में मजा आता है, आप हमारी बातें सुनिए, आपको भी मजा आएगा। सुनिए, मरकज का आपने 31 तारीख से मीडिया ने मरकज मौलाना साद, अभी डे बिफोर येस्टरडे, परसों की बात है, बांद्रा स्टेशन पे कई हजारों की तादाद में मजदूर आ जाता है। ठीक है, अब वो कहाँ गए हैं? किस पे एफआईआर हुई है? सारे कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव रहे होंगे, कितने संक्रमित रहे होंगे? अब आप जमातियों की, मौलाना साद की, उसको मीडिया ने उन प्रवासी मजदूरों के साथ तुलना करेंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना। बहरहाल वो खबर भी खूब चली, खूब उसके पीछे भी बातें हुई है। मौलाना साद नहीं, क्यों नहीं? मौलाना साहब की बात क्यों नहीं करें भाई? मौलाना साद इज जस्ट, फिर वहीं आ गए आप कि भाई जमात की बात क्यों, मौलाना साहब की बात क्यों? बांद्रा स्टेशन की मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, व्हाट मीडिया क्या शो कर रही है। एक पहलू बांद्रा स्टेशन भी है और एक पहलू मरकज भी है। हाँ, तो बांद्रा की खबर भी दिखाई, मरकज की खबर भी दिखाई, दोनों दिखाई, दिक्कत क्या है? कितने आपने ये मरकज की खबर ये 18 दिन से 16 दिन से चली आ रही है, आपने 16 मिनट बांद्रा के मजदूर क्या अभी भी सड़क पर है? तो तौसीफ खान, बांद्रा के मजदूर क्या अभी भी सड़क पर खड़े हैं? लेकिन जमाती छुपे हुए हैं। जमातियों से जुड़ी खबरें रोज आ रही है, जिस दिन आनी बंद हो जाएंगी मीडिया पर चलनी बंद हो जाएंगी। मजदूर वहां से चले गए, मजदूरों की खबर भी बंद हो गई। छुपे हुए हैं तो बांद्रा स्टेशन वाले जो वहाँ पे जो मजदूर पलायन करके आए थे वो कहाँ छुप गए? अरे भाई, अपने घरों को चले गए। कहाँ है वो? अपने घरों को चले गए, जहां से आए थे वहां चले गए। मरकज के लोग आ जाए ना बाहर, ये अपने घरों को चले जाए। उनकी कोई स्क्रीनिंग, ये बाहर निकल के बताए ना, उनकी स्क्रीनिंग कोई की गई? अगर वहां से कोरोना का मामला आएगा तो पूरी स्क्रीनिंग होगी। सौरभ जी, आप कुतर्क कर रहे हैं बिल्कुल। इंडिया टीवी, अरे भाई, जहां से पॉजिटिव मामले आएंगे उसी की टेस्टिंग होगी, उसी की स्क्रीनिंग होगी। चैनल को मना कर दिया। आप सुनिए संबित पात्रा, एक सेकंड, आपने काफी कह लिया। संबित पात्रा तक के आंकड़े बता रहा हूं मैं। देखिए एक सेकंड सुन लीजिए। पहली बात तो है कि एक लापरवाही होता है और एक षड्यंत्र होता है। ठीक है, अगर कहीं भी 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, हम भी उसकी भर्त्सना करते हैं। जो बांद्रा में हुआ, मैं आपके साथ डिबेट पे था, हम तो उसकी निंदा कर रहे थे, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और जहां तक ये मरकज वाला बात है, ये इस पे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या ये षड्यंत्र है या नहीं। आज आपने सुबह चलाया, तमाम चैनलों ने चलाया है कि मौलाना साद के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग गया है, 304 के ऊपर केस लगा है, होमिसाइड, नॉन कल्पेबल होमिसाइड का लगा है, मतलब मर्डर नॉन कल्पेबल का चार्ज लगा है। ये तो हिंदुस्तान की सरकार ने लगाया है ना। और तीसरी बात है, ये जो भाषण मौलाना साद ने दिया था, तो ये सारी चीजें मिलाकर एक बात दिखाती है कि षड्यंत्र एक चीज है और जहां तक लापरवाही की विषय है उसे भी निंदा करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आखिर का समय कम रह गया हमारे पास। प्रोफेसर सलीम साहब, अब ये बताइए कि ये कोई आदमी अगर इतनी अपीलों के बाद भी सामने नहीं आता, 2-3 बातें हो सकती हैं। या तो वो किसी गलतफहमी में है कि ये बीमारी उसको पकड़ेगी नहीं या इस बीमारी से उसकी जान नहीं जा सकती, या फिर उसको ये लगता है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, या उसको बाहर निकलने से डर लग रहा है, या चौथी बात ये जो इस प्रोग्राम में बार बार कही गई है कि वो जानबूझ के छुपा रहा है और उसकी मंशा, उसका मंसूबा कुछ और है। क्या वजह हो सकती है कि लोग बाहर ना आए और छुपाएं? देखिए, लोगों को ये बात बार बार कही जा रही है कि वो बाहर आए, अपने बारे में बताएं, जांच कराएं, और अगर कोई उसकी पालना नहीं करता है तो कानून अपना काम करे। ये टीवी की बहस का मुद्दा कैसे बन गया है ये? अगर कोई कानून की पालना नहीं कर रहा है, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, कोई सरकार के नियम की पालना नहीं कर रहा है, तो आप बहस के माध्यम से उसको समझाएंगे? आप कानून की पालना कीजिए। अगर हमारे देश में गलत तरीके से कुछ दुश्मन घुस आते हैं तो क्या हम टीवी पे बहस करके उस दुश्मन को निकाल सकते हैं क्या? आप फौज की कार्रवाई करेंगे, सरकार को देखना पड़ेगा कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इसमें अगर की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग उनका बचाव करते हैं। दिक्कत आ रही है तो सरकार को चाहिए कि वो
इसकी पालना कराए। दूसरा ये कि आप इतनी सेलेक्टिव चीजों जो डिबेट में ला रहे हैं, इस देश में बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं, हमारे हिंदू भाइयों की अर्थियां मुसलमान ले जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मेरे पास समय खत्म हो गया, मैं आपको बाकी के साथ रोकना चाहता हूं, लेकिन एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम, ये बात एक बार नहीं 1 लाख बार कही जा चुकी है कि जमात के मामले अगर देश में इतने न बढ़ते तो शायद आज जिस जमात का नाम देश में बच्चा बच्चा जान गया, कोई न जानता, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि तबलीगी जमात कौन है, क्या है और क्या काम करती है। लेकिन जो काम हुआ है जमात के लोगों की तरफ से, वो बताया भी जाएगा, उस पर बात भी होगी, उस पर बहस भी होगी, और तब तक होगी जब तक ये सारे लोग पकड़े नहीं जाएंगे या सामने नहीं आ जाएंगे, और तब तक करनी पड़ेगी जब तक लोग इनका बचाव भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोगों ने समय दिया आज, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ज्योति